जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी का इससे हमने पहले 2-3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपका भारत संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ है एक से लेकर के 12 तक है, उसको हमने बेहतरीन ढंग से कवर किया है। उसके बाद भाग 1, 2, 3 इसको भी हमने बेहतर ढंग से कवर किया है। और जो भी साथी नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जाके देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। ठीक है ना। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 4, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज चलिए आज को बेहतर ढंग से हम कवर करते हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को आज हम बेहतर ढंग से कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। और भी 1-2 क्वेश्चन है, जैसे के.टी. शाह ने क्या कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका स्रोत। ये जो है आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। चूंकि ये दोस्तों इसको संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। आदर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता का जो आर्थिक सामाजिक मदद के लिए सरकार इसमें पहल करता है, ठीक है ना। तो जिस वक्त हमारा संविधान बन रहा था तो हमारा देश तो गुलाम था, और जिस वक्त हमारा संविधान बन रहा था उस वक्त हमारे देश में पैसों की अभाव थी। है तो बहुत नेसेसरी है, मैंडेटरी है, पर अगर उस वक्त पैसों की अभाव थी, इसलिए ये संविधान में प्रस्ताव दिया गया, अगर देश के पास राज्य के पास पैसा है तो ये जन कल्याण करेगी अथवा नहीं, ठीक है ना। इसी को देखते हुए के.टी. शाह ने कहा है कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से भुगतान करेगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ दिया गया, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। के.टी. शाह ने क्या कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। के.टी. शाह ने कहा था कि यह उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपने इच्छा अनुसार करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। संविधान का आदर्श क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जन कल्याण, समाज में जो आर्थिक और सामाजिक स्तर बेहतर लाने के लिए सरकार इसमें पहल करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम संविधान का आदर्श भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अनुच्छेद 36 में क्या है, तो इसका परिभाषा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 37 में क्या है, इसमें कहा गया है अगर सरकार के पास धन रहेगा तो सरकार जनता के लिए जन कल्याण करेगी अथवा नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए कोई सोचेगा कि नहीं सरकार मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तो उस पर हम केस कर दें, तो ये न्यायालय इस पे कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो 37 में बोला गया है या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। ये न्यायालय का बाध्य योग्य नहीं है ना। तो 37 में ये कहा गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 38 में सरकार जनता के लिए कल्याण करेगी, ठीक है ना। जैसे हम देख लेते हैं राशन कार्ड, इससे संबंधित जितने भी काम है सरकार करेगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं 39 में क्या है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन, ठीक है ना। ये नहीं कि स्त्री का वेतन कुछ अलग रहेगा, पुरुष का वेतन कुछ अलग रहेगा, नहीं, एक ही काम के लिए अगर कोई एक काम स्त्री पुरुष दोनों कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, तो दोनों का दिहाड़ी वेतन एक रहेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया, ठीक है। 39 के क में कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है ना। सरकार जो है जनता को निःशुल्क विधि सहायता मतलब कानूनी सहायता जनता को देगी, ठीक है। आइए 40 में देखते हैं क्या है। ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 41 में देखते क्या है। कुछ दशाओं में सरकार सहायता, सरकार जो है जैसा आप देखते होंगे वृद्धा पेंशन, है ना, विधवा पेंशन, विकलांग के लिए साइकिल, ये सब किस में है, अनुच्छेद 41 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 42 में क्या है देखते हैं।
न्यासंगत कार्य के लिए मनोचित दशा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ ही इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि प्रसूति सहायता प्राप्त करवाना, ठीक है ना। जो महिलाएं, जो स्त्री प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उससे मतलब ये कहा गया है कि उससे हल्का काम करवाएं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल की तरह आप उसे वजनदार काम कराएं। इससे क्या होगा, वो जो स्त्री है, गर्भवती महिला है, उसको काफ़ी परेशानी होगी, हद तक हो सकता है उसकी जान पे बात आ जाए, बच्चे भी नुकसान होने की बहुत संभावना होती है। इसलिए प्रावधान दिया गया संविधान में कि जो स्त्री प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसको हल्का काम करवाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गर्भवती महिलाओं को गर्भवती महिलाओं को वजन वाला काम से रोकना, ठीक है ना। तो हमने देख लिया है, अनुच्छेद 36 में इसका परिभाषा है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 38 में सरकार जनता के लिए कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड वगैरह, इससे रिलेटेड जितने भी चीजें करेगी। और 39 में कहा गया समान काम के लिए समान वेतन, ये नहीं कि स्त्री उसका अलग वेतन देंगे या पुरुष है तो उसका अलग वेतन देंगे, नहीं, जब समान काम है तो समान मजदूरी भी देना चाहिए। 39 का कौन कहा गया है, निःशुल्क विधि सहायता। और 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का संगठन। 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग के लिए साइकिल वगैरह मुहैया करवाना। 42 में है न्यायसंगत कार्य के लिए मनोचित दशा, जैसे प्रसूति सहायता प्राप्त करवाना, अगर कोई स्त्री बच्चा देती है तो उसको कम से कम 3 महीना, है ना, छुट्टी देना, और छुट्टी के साथ साथ उसका माह भी, जितना माह प्रतिमाह चल रहा वो महीना भी देना, ठीक है ना। तो 1 से 42, 36 से 42 तक देख लिया, उसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 43 में देखते हैं, इसमें कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना मजदूरी देना चाहिए कि वो अपना घर परिवार चला सके, ठीक है ना। 43 को क में कहा गया है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ठीक है ना। 43 को ख में है सहकारिता, ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसमें कहा गया है कि जो भी हिंदू मुसलमान हैं
उसका जो तलाक और विवाह का नियम दोनों के लिए समान रहेगा, ठीक है ना। और जो शादी ब्याह करने की रीतियां हैं वो अलग अलग हो सकता है, मगर जो तलाक और विवाह का जो नियम है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। पिछले कुछ दिनों देखे थे, इसमें काफी बवाल भी हुआ था, ठीक है। तो समान सिविल संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 में देखते हैं हम क्या है। इसमें कहा गया है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सरकार इसकी स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, ठीक है ना। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं छः 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसकी स्वास्थ्य का है ना ख्याल कौन रखेगी? सरकार रखेगी। और जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसका जो प्राथमिक शिक्षा है, ये सरकार का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकारी सॉरी शिक्षा का व्यवस्था साधन सरकार करके देगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 46 में SC ST तथा OBC को विशेष आरक्षण दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे हम, SC ST तथा OBC को विशेष आरक्षण दिया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 46, ठीक है ना। और देखते हैं अनुच्छेद 47 में क्या है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार जो है पोषायुक्त आहार प्रदान कराएगी और नशीली दवाइयाँ एवं शराब को क्या करेंगे? सरकार प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है ना। ये किस आर्टिकल के में कहा गया है? आर्टिकल 47। हम इसको यूँ याद रख सकते हैं कि शराब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया? अनुच्छेद 47, ठीक है ना। तो हमने देखा अभी अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी है, अर्थात इतना मजदूरी दिया जाए कि वो अपना घर परिवार चला सके। 43 को क में है उद्योग प्रबंधन के कामगारों की भागीदारी, ठीक है ना। 43 को ख में सहकारिता। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, ठीक है ना। 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार है ना स्वास्थ्य पे ध्यान रखेगी। 46 में SC ST OBC को विशेष आरक्षण। 47 में पोषायुक्त आहार प्रदान करवाना एवं जो नशीली दवाई शराब है उस पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 48 क्या कहता है, ठीक है।
अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि सरकार जो है कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि करेगी, और जो दुधारू पशु है, जो जानवर दूध देती है, उसकी हत्या पर रोक लगाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है ना। और देखते हैं 48 के क में क्या है। वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को सरकार क्या करेगी? संरक्षण प्रदान करेगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं 39 में क्या, 49 में क्या है। राष्ट्रीय जो स्मारक है, ठीक है ना, सरकार उसका क्या करेगी? रख रखाव करेगी, ठीक है। रख रखाव में आ जाता है, जो भी जहाँ जरूरत है, पेंटिंग वेंटिंग ये सारा चीज आ जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अनुच्छेद 50 में क्या है। अनुच्छेद 50 में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये। एग्जाम में कई 100 बार मर्तबा पूछ चुका है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 50, ठीक है ना। और आइए देखते हैं 51 में क्या है। 51 में कहा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है ना। देखिए, भारत का हमेशा पॉलिसी रहा है, जो दिन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ है, भारत कोशिश करता है कि मध्यस्थता के थ्रू वो दोनों का है ना जो है युद्ध खत्म करे, ठीक है ना। पिछले दिन देखें भी होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जो है, जैसे रसिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, उसमें भी पहल किए थे कि भाई युद्ध से कुछ होता नहीं, ये सब का ना समाप्त कीजिए। तो ये किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है? अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है ना। और इसी अनुच्छेद के तहत जो हम लोग जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी का हम लोग सदस्य बने हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और
मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, उम्मीद है कि साथ ही इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? ठीक है ना? वर्तमान में जो यूएनओ है उसका चेयरपर्सन कौन है? ठीक है ना? तो ठीक है साथियों, अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।